वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बात ये होती है कि जैव विविधता होता क्या है। तो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पे पौधों और जंतुओं के गठन को जैव विविधता कहते हैं। ये एक प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति है जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जैव विविधता जो पौधों और जंतुओं का गठन है जो कि मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके अगर वर्गीकरण की बात करें तो जैव विविधता की प्रजातियां, आनुवंशिक जैव विविधता और पारितंत्र जैव विविधता। तो अगर जैव विविधता की प्रजातियां तो इसमें कुल संख्या में विभिन्न वर्गीकीय या जैविक प्रजातियां शामिल हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में 2 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी हैं जो केवल भारत तक ही सीमित हैं, यानी हमारे भारत में स्थानिक हैं। ठीक है, आनुवंशिक जैव विविधता की अगर बात करें तो इसमें देखिए भूमि आती है, बागवानी की किस्में आती हैं, कृषि जो जाति है, पारिप्ररूप है यानी संबंधित प्रकारों के लिए पाए जाने वाले अंतर के कारण पारितंत्र की दशाओं में अंतर। ये सभी जो है ये एक जैविक प्रजातियों के भीतर इन सब का पाया जाना। ये विविधता किस पर डिपेंड है? आपकी भूमि पर, बागवानी की किस्मों पर। ठीक है, सब संबंधित प्रकारों में पाए जाने वाले अंतर के कारण पारितंत्र की दशाओं में अंतर, ये सभी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं आनुवंशिक जैव विविधता में। पारितंत्र जैव विविधता की अगर बात करें तो जैसे कई जैविक क्षेत्र, जैसे उसमें जैविक क्षेत्र की झील है, रेगिस्तान तट है, ज्वार नदमुख है, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव, प्रवाल पृथ्वियाँ, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है कि जो जैव विविधता है उसके नुकसान के कारण क्या क्या हैं। ठीक है, जैव विविधता में जो तेज़ी से गिरावट हो रही है उनके क्या कारण हैं। सबसे पहले तो देखिए पर्यावास हो गया, प्रदूषण भी डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है किसी भी चीज़ का ज़्यादा दोहन, ज़्यादा प्रयोग भी, कोई भी चीज़ हो, वनस्पति हो या फिर आपका कोयला हो, कुछ भी हो, वृक्ष हो, औषधि हो, किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग जो है वो आपकी जैव विविधता पे प्रभाव डालता है। विदेशी प्रजातियां हैं, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, ये भी नुकसान पहुंचाती हैं, पर्यावरण का ह्रास भी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक पर्यावासों का अंत। तो इसमें क्या है कि अगर मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब भूमि की ज़रूरत भी बढ़ेगी, रहने के लिए, खाने के लिए, कृषि के लिए, मनोरंजन स्थल, खेलने कूदने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता बढ़ेगी। तो हम अपनी भूमि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावास हैं उसमें उसका कटाव छटाव, उसकी सफाई करते हैं, जिससे हम अपना रहने का स्थल बना सकें। तो इससे क्या होगा? जैव विविधता में नुकसान होगा। तो देख लीजिए, प्राकृतिक वन को उद्योग, कृषि, बांधों, बस्ती, मनोरंजन स्थल, खेलों आदि के लिए ये काटे जा रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप प्रत्येक पौधा तथा पशु प्रजातियां जो पारितंत्र में रहती हैं वे अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित होती हैं। ठीक, इसी प्रकार पलायन, पक्षियों या अन्य जानवरों के जो इस प्रकृति में रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है प्राकृतिक पर्यावासों का अंत। इसमें क्या समझ में आया कि मानव जो है उनकी जनसंख्या बढ़ रही है या फिर किसी एरिया में जो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उनको ज़रूरत होगी, उनको निवास स्थल चाहिए, कृषि के लिए भूमि चाहिए, मनोरंजन के लिए भूमि चाहिए, मतलब रहने का पर्याप्त उनको जगह चाहिए। तो अपनी नीड, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो क्या करेंगे? प्राकृतिक पर्यावासों का जो भी नेचुरल हैबिटाट्स हैं, वन हैं, ठीक है, जंगल का एरिया है, उनकी कटाई करेंगे, अपनी नीड पूरी करेंगे और इससे क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावासों का अंत होगा और जैव विविधता में नुकसान होगा। नेक्स्ट है इसमें प्रदूषण भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट है जैव विविधता पे। इससे क्या है कि पर्यावास में इतना परिवर्तन आ जाता है कि कुछ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बहुत ढेर सारी प्रजातियां हैं जो वातावरण में समन्वित करने में बहुत अधिक समय लेते हैं, जैसे कई प्रजातियाँ जो हैं विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, प्रदूषण की वजह से एक कॉन्सेप्ट अगर ग्रीन हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो
जो आपका बहुत सी प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। मछलियों पे फ़र्क पड़ रहा है, पक्षियों पे फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रजनन में भी फ़र्क पड़ रहा है कि इससे क्या है, प्रजातियां धीरे 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 ख़त्म होती जा रही हैं। उसी तरह अगर आप एग्जाम्पल ले लो रेडियो फ्रिक्वेंसी टावर वगैरह के, उससे क्या है कि चिड़ियों पर, बर्ड्स पर भी फ़र्क पड़ता है। गौरैया जो है विलुप्त होती जा रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है वो बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी जैव विविधता में नुकसान का एक प्रमुख कारण है। अगर अत्यधिक प्रयोग बोलें तो जैसे मनुष्य जो है वो तेल के लिए व्हेल मछली का, भोजन के लिए, लकड़ी के लिए, वृक्ष औषधि इत्यादि के लिए पौधे का अधिक मात्रा पर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई हुई, अतिचारण है, ईंधन का इकट्ठा करना, खालों के लिए जलीय पशुओं का शिकार करना, ये सब है जो है वो इसका जो है क्या हो रहा है कि इससे आपका पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है, प्रजातियों में कमी आती जा रही है। इससे भी जैव विविधता के नुकसान का प्रमुख कारण है। इसीलिए वृक्षों की अत्यधिक कटाई वगैरह हुई, ठीक है, या फिर कोई जीव जंतु, इन सब का एक लिमिट से ज़्यादा दोहन, जो भी आपकी इलीगल पोचिंग वगैरह होती है, इन सब पे कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए आपके जैसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, IUCN में कुछ जीव जंतुओं को संरक्षित किया गया है, साइट्स में संरक्षित किया है, WPA एक्ट 1972 है उसमें संरक्षित किया गया है। ये इसलिए कि हाँ, उनका अत्यधिक दोहन हो गया है, उसको बिल्कुल ख़त्म होने से, एक्सटिंक्ट वाली कंडीशन में पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब एक जाल जैसे बना हुआ है, सब कुछ एक दूसरे पर, सारी स्पीसीज़ एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। आगे है विदेशी प्रजातियों से परिचय। तो इसमें क्या है कि विदेशी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बढ़ने के साथ साथ प्रजातियों का किसी नए क्षेत्र में आकस्मिक प्रवेश अब आसान हो गया है, ठीक है। ये कई प्रजातियां ऐसी हैं जो नए क्षेत्रों पर आकस्मिक आक्रमण कर दिया है, ठीक है। कुछ देसी प्रजातियों की कीमत पर ही ये जीवित रह रही हैं। जैसे अभी क्या है कि विदेशी मूल के अगर पार्थेनियम, आर्जीमोन और लोनताना का एग्जाम्पल दिया जाए तो ये जो है हमारे मतलब देश में पाए जाने कुछ विदेशी प्रजातियों के प्रमुख एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, ये जो विदेशी प्रजातियां हैं वो देसी प्रजातियों पर ही जीवित रहती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी देसी प्रजातियां हैं उनका ह्रास होगा तो फिर वही चीज़ें होंगी कि आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा, जैव विविधता का नुकसान होगा। पर्यावरण ह्रास, तो पर्यावरण आक्रमण के बहुत ढेर सारे कारण हैं। जैसे आपका वैश्विक ऊष्मण है, ठीक है, जो हमने अभी पिछला ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग का, वो सारी चीज़ें हैं। बढ़ी हुई CO2 की वातावरण में एकाग्रता है। परमाणु विकिरण है जो कि मानव जनित कारण है। फिर है UV किरणों का उद्भासन है, तेल फैलाव है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्यावरण ह्रास का कारण बनती हैं, जिससे ये जैव विविधता में नुकसान होता है, ठीक है। तो जैव विविधता के नुकसान के कारण में हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक पर्यावासों का अंत, प्रदूषण, अत्यधिक प्रयोग, विदेशी प्रजातियों से परिचय और पर्यावरण ह्रास, ठीक है। आगे बढ़ता है कि समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो रेगिस्तान को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? एक तो अत्यधिक खेती हुई। अत्यधिक खेती करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हम खेती के लिए ज़मीन और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ाएंगे, इससे क्या करेंगे कि जो भी नेचुरल हैबिटाट हैं, जो भी पर्यावरणीय पर्यावरण हैं, उनका नुकसान करेंगे, उनको रिमूव करके वहाँ पे हमने खेती की ज़मीन जो है उसको बढ़ाएंगे। फिर है अत्यधिक चराई यानी अतिचारण है, वनों की कटाई, वनोन्मूलन हो गया, और सिंचाई के कारण नमक संचय हो गया, ठीक है। फिर अब इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अत्यधिक खेती में क्या है कि खेती के प्रत्येक चक्र की बुआई से पहले हल चला करके जो खरपतवार हैं उनको निकाल दिया जाता है। फिर भूमि जोतने के कारण मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे उथल पुथल की जाती है, जिसके कारण क्या है कि उपजाऊ मिट्टी को हवा पानी के अपर्दन से संपर्क हो जाता है। ऐसी भूमि वर्ष के अधिकांश समय के लिए बंजर रह जाती है, ठीक है, और अधिक कटाव से मिट्टी का क्षरण भी हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा कटाव होता है मिट्टी का वो सबसे अधिक ढलानों पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी प्रायः मिट्टी जो है वो सूख जाती है और अधिक कटाव की संभावना होती है। अत्यधिक चराई या अतिचारण या ओवर ग्रेजिंग जो होता है उसकी अगर बात करें तो देखिए रेगिस्तान में सबसे पहले वर्षा सबसे कम होती है। हम मरुस्थलीय स्थल की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। और रेगिस्तान में क्या है कि विरल संपत्ति जिसमें अधिकतर घास और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो चराई के इस्तेमाल के लिए सबसे बढ़िया होती हैं, ठीक है।
इसमें क्या है कि जो बकरियों की अत्यधिक चराई और घरेलू पशु से बचा कर रखने वाली वनस्पतियों को हटाकर भूमि को नंगा करते हैं। इसके अतिरिक्त चरने वाले पशुओं को चलते समय अपने खुरों से भूमि की सतह को ये ढीला कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर यही होता है कि जब मिट्टी जो ढीली हो जाती है, इसमें क्या होता है कि असुरक्षित ढीली मिट्टी जो है वो भूक्षरण से लड़ने की प्रवणता और जो हवा और जल से होती है इसको खो देती है, और ऐसी घटनाएं जो हैं वो रेगिस्तान की प्रगति का कारण बनती हैं। वनों की कटाई की अगर बात करें तो वन और वनस्पति भूमि के कटाव यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं और गीली मिट्टी को ये जकड़ लेती है। फिर जो है कार्बन की सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त पोषक तत्वों की पुनर्चक्रित करके जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेती हैं। फिर वन जो है वो कृषि में लकड़ी निर्माण, लकड़ी ईंधन, कागज़ बनाने और कच्चे माल आदि के लिए काट दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, भूमि फिर बंजर होगी वनों को काटने से, और ये भूमि को मरुस्थल रेगिस्तान बना देती है। आखिरी जो है वो सिंचाई से जल का नमकीन होना है। तो इसमें ये आता है कि कृषि अधिक मांग के साथ फसलें उन क्षेत्रों में बोई जा रही हैं जिसमें प्राकृतिक जल निकायों की पहुंच नहीं है। ऐसा क्या करता है कि ऐसे बढ़ते हुए क्षेत्रों में जल कृत्रिम साधनों या फिर सुरक्षित सिंचाई की विधियों द्वारा दिया जाता है। जल ही नहीं है तो कृत्रिम साधन खोजने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि यह जल जो है ये पानी में घुला लवण लाता है। सर्वोत्तम गुणों वाली सिंचाई में जो लवण होता है वो होता है 200 से लेके 500 ppm, और सिंचाई जल के लिए जल जो है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन माध्यम से कृषि क्षेत्रों द्वारा नष्ट हो जाता है। जो कि जल तो वाष्पीकरण से सूख जाता है, लेकिन जो उसमें घुला हुआ नमक जो है वो एकत्र होता रहता है। इसे जो है मिट्टी की क्या होगी, लवणता बढ़ेगी। ठीक है, लवणता बढ़ेगी, इसमें नमक बढ़ता जाएगा, मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो पौधों का विकास होता है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। अब जब पौधों का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, भूमि में जो पादप आवरण है वो नहीं हो पाएगा, तो जो है वो भूमि जो है वो आराम से आसानी से मरुस्थल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो मिट्टी में अत्यधिक नमक का होना या नमक का संचय होना, ये क्या करता है कि भूमि को कृषि के लिए अयोग्य बना देता है। ठीक है, तो कृषि की डिमांड जो बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या है कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से जल संसाधन नहीं है वहाँ पे हम कृत्रिम रूप से जल लेके जाते हैं। जो जल आता है उसमें घुले हुए लवण होते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जल तो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, लेकिन नमक बचता जाता है, इकट्ठा होते जाता है। इससे ज़मीन की मिट्टी की जो है सैलिनिटी, लवणता जो है बढ़ती जाती है। इससे जो है वो सिंचाई अच्छे से हो नहीं पाती है, पौधे के विकास में बाधा होती है, पादप आवरण में कमी होती है, और धीरे धीरे वो मिट्टी जो है वो मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, ये देख लिया कॉन्सेप्ट पूरा। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत वगैरह के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।